इसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज आवर फर्स्ट लेक्चर। एज यू नो वेरी वेल व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एक सब्सटेंस रिएक्ट करेगा विद अनदर सब्सटेंस एंड इट विल कन्वर्ट बैक इनटू अ न्यू सब्सटेंस। ओके, तो ये सब चीजें आप 10th में पढ़ लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन। 11th में एक चैप्टर है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है, और एक चैप्टर है आपका थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में आप ये सीखते हैं कि द फॉलोइंग रिएक्शन, कोई भी एक रिएक्शन है वो फिजिबल है या नहीं है, फिजिबल है या नहीं है। फिजिबल होने का मतलब क्या है कि दिस विल हैपन और नॉट, मतलब ये रिएक्शन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। ये कौन बताता है? ये बताता है आपको थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप पढ़ते हैं गिब्स फ्री एनर्जी, जिसकी वैल्यू बताती है द फॉलोइंग रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट, अगर हम बात करते हैं उसके एक्सटेंट की, तो एक्सटेंट उसका कौन बताता है? एक्सटेंट मतलब उसकी रेंज, किस रेंज तक ये रिएक्शन जाएगी, वो कौन बता देता है? केमिकल इक्विलिब्रियम। नाउ द थर्ड पार्ट इज कम्स टू बी द कोई रिएक्शन, एक पर्टिकुलर रिएक्शन कितने टाइम में हो जाएगी, ठीक है, किस स्पीड से होगी, ये कौन बताता है? ये बताता है आपको दिस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री विच डील्स विद द रेट और स्पीड ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो ये चीज समझ आनी बहुत जरूरी थी। केमिकल काइनेटिक्स क्या कहता है, क्या इसमें पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं कि कोई रिएक्शन जो है उसकी रेट और उसकी स्पीड क्या होगी उस रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। जैसे आपने देखा होगा कि आपने घर में देखा होगा अपने कि जैसे ऑटो इंजन है हमारी बाइक्स वगैरह में, तो उसमें जो आपने फ्यूल डाला है वो फ्यूल कितने टाइम में क्या हो जाएगा, उसको कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। वो इंजन उस फ्यूल को कितने टाइम में कंज्यूम कर लेगा, ये सब चीजें रिएक्शंस की जो है वो। एक आपने कुछ खाना रखा है अपना, तो वो खाना कितने टाइम बाद खराब हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम है उसका। ऐसा नहीं कि 2 घंटे में खत्म हो जाएगा या खराब हो जाएगा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम है कि इतने टाइम बाद वो खाना क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दैट इज द रेट। उस रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रेट है, वही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि वो इतनी देर बाद क्या हो रहा है, खराब हो रहा है आपका, ठीक है। तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स में एंड इट इज वेरी इजी चैप्टर। तो सबसे पहले आप यहां देखिए, इन दिस आई एम राइटिंग हियर अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट। ओके, तो पर्टिकुलरली कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैंने यहां डिनोट कर दिया। व्हेन आर इज गोइंग टू कन्वर्ट बैक इनटू पी। अब एट टी टाइम यू कैन राइट एवर T1। कोई एक T1 टाइम इंटरवल हमने इस रिएक्शन जब ये कंप्लीट हो रही थी R से लेके P तक, तब उसमें एट T इक्वल्स टू T1 हमने ले लिया। तो T1 या आप उससे पहले T0 ले लीजिए। T0 जब आप लेंगे तो T0 में एक बात बताइए मुझे कि T0 दैट मीन्स कि जब तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तब आपका जो रिएक्टेंट है, जो आपका रिएक्टेंट है वो तो है ना, तो उसमें रिएक्टेंट जो होगा वो मैं लिख देता हूं R0 लिख दीजिए उसको आप चाहे। अगर हम P की बात करें तो रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, और रिएक्शन स्टार्ट होगी तो उसमें क्या होगा कि जो आपका रिएक्टेंट है वो तो कम होता चला जाएगा, प्रोडक्ट बनता चला जाएगा। यू नो वेरी वेल, जब एक चीज खत्म होगी जब दूसरी बनेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि जितना आपका रिएक्टेंट खत्म होगा या जितना आपका रिएक्टेंट था उतना ही प्रोडक्ट बनेगा। तो जैसे ही प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हुआ दैट मींस रिएक्टेंट उसमें कम होना स्टार्ट हुआ। अब यहाँ होता क्या है कि T टाइम 0 रिएक्टेंट तो आपका है कुछ, लेकिन जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट तो कुछ भी नहीं है, प्रोडक्ट क्या है, 0। गॉट इट। अगर हम बात करें एट T टाइम T1, एक टाइम इंटरवल T1 उसमें ले लिया, तो उस टाइम जो रिएक्टेंट है वो सपोज करिए R1 है और प्रोडक्ट उस टाइम क्या हो गया आपका P1। प्रोडक्ट क्या हो गया, P1। एट T टाइम T फाइनल डेस्टिनेशन, तो जब फाइनल डेस्टिनेशन दैट मींस कि प्रोडक्ट आपका कंप्लीटली पूरी तरह से बन चुका है, तो मुझे बताओ कि प्रोडक्ट वहां क्या होगा, P। और ये बना किससे है, इस रिएक्टेंट से, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन उस टाइम क्या हो जाएगी, 0। बोलो हाँ है ना, ठीक है। तो ये हो गया 0। अब इसमें यहां से अब ये हो गया कि जब आपका रिएक्टेंट T टाइम 0 पे था तो रिएक्टेंट था कुछ में, ठीक है, फाइनल ही था, 0 भी लिख लेते हैं, फाइनल था आपका रिएक्टेंट कितना था, फाइनल, और उससे वो क्या हो गया फिर बाद में जो प्रोडक्ट था वहां पे वो 0 था। अब एट टाइम T1 रिएक्टेंट R1 है और प्रोडक्ट P1 है। एट टाइम T फाइनल जब प्रोडक्ट बन चुका है तो प्रोडक्ट हमारे पास है, लेकिन रिएक्टेंट वहां पे खत्म हो चुका है, क्योंकि रिएक्टेंट से ही तो प्रोडक्ट बना है,
ठीक है। जब आपने अगर बचपन में आप पढ़ते हैं कि आप किसी व्हीकल की स्पीड कैसे निकालते हैं, स्पीड ऐसे निकालते हैं कि टोटल डिस्टेंस उसका जो उसने कवर किया एंड जितने इंटरवल ऑफ टाइम में उसने कवर किया वो, ठीक है। ऐसे ही किसी रिएक्शन की स्पीड भी आप निकाल सकते हैं, जिसको यहाँ रेट से आप बात करेंगे। स्पीड वहां वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां यूज करेंगे हम रेट। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है? रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है कि टोटल कंसंट्रेशन चेंज, उसकी जो कंसंट्रेशन थी आर की, वो जितनी चेंज हुई है इन द पर्टिकुलर रिएक्शन और जितने टाइम इंटरवल में हुई है। अब टाइम इंटरवल में अगर हम बात करें तो अगर मैं डेल्टा टी की बात करूं तो डेल्टा टी में आप क्या करते हैं, आप करते हैं टी माइनस टी1। अगर इन दोनों के बीच में मैं डेल्टा टी निकालूं, अगर मैं इन दोनों के बीच में डेल्टा टी निकालूं तो ये डेल्टा टी क्या आ जाएगा, टी1 माइनस टी0। गॉट इट। ऐसे ही अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा आर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, डेल्टा आर की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी 0 माइनस R1, बोलो है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, जिन दोनों की हम बात कर रहे हैं। और अगर हम यहां से बात करें इन दोनों की तो ये क्या हो जाएगी R1 माइनस R1 माइनस R। ऐसे ही अगर हम डेल्टा P की बात करें बेटा तो डेल्टा P आपका हो जाएगा फाइनल इज P माइनस P1 एंड ओवर हियर विल बी delta P if we calculate between T0 and T1 then it will be P1 minus 0। ओके, सो यहां से बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है आपको एक चीज निकल के आएगी और वो बहुत समझनी जरूरी थी आपकी। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये सब चीज क्लियर हो गया, ठीक है, टेक ए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं हम। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है टू फाइंड आउट द रेट ऑफ एनी रिएक्शन, व्हाट इज दैट इज रेट ऑफ एनी रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस कंसंट्रेशन ऑफ R अपॉन डेल्टा T एंड द रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ P अपॉन डेल्टा T। अब ऐसा क्यों हुआ है, यहां माइनस यहां प्लस। जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट हमारा पहले कुछ था, उसके बाद वो R1 हो गया, उसके बाद वो 0 हो गया, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इसकी अगर कंपेयर करें तो इससे तो बहुत कम है, उससे बहुत कम है। तो यहाँ पे होता क्या है कि हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया तो छोटी वैल्यू में से जब आप बड़ी वैल्यू को माइनस करेंगे तो निगेटिव आएगा। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट स्टार्टिंग में 0 था, फिर वो P1 हुआ और फाइनली P हो गया, और फाइनल अगर हम बड़ी वैल्यू में से छोटी करेंगे तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो दैट्स व्हाई अब इसको दो नाम और से जानते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। समझ में आ रहा है क्यों कहा होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, दैट मींस इट गोइंग टू डिसअपीयर इन द रिएक्शन। ये कंसंट्रेशन खत्म होती जा रही है रिएक्शन में। अगर हम इसकी बात करें दैट इज रेट ऑफ अपीयरेंस, ये आता जा रहा है नया, ठीक है, ये समझ में आ रहा है सबके। तो दिस इज द फाइनल रेट ऑफ। चलिए जैसे एक रिएक्शन हम ले लेते हैं, हमने कहा ए ऐसे नहीं, ऐसे लिख देते उसको, ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी एंड गिव सी कैपिटल सी प्लस डी एंड डी। These small alphabets A, B, C, D, these are known as stoichiometric coefficient. इनको आप क्या कहते हैं, stoichiometric coefficient. A, B and the reactant and C and D are the product. Okay. तो यहाँ पे आप अगर रेट ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो कैसे लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट का लिख रहे हैं जिसको आप क्या कह रहे थे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, ठीक है, तो उसको आप कैसे लिखना है, आपने लिखना है माइनस, ठीक है, इसकी अगर हम बात कर रहे हैं इसकी तो माइनस लिखा और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा यहां लगा रहे थे लेकिन यहां एक इंस्टेंट पे है तो इसको आप डी लिखेंगे, डी ए बाई डी टी। और उसके साथ साथ जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, ध्यान दीजिए, जो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको आपको क्या करना है, उसको यहाँ 1 अपॉन ए कर देना है, 1 अपॉन ए। तो पूरा आपका क्या बन जाएगा, आपने पहले लिखना है माइनस डी ए बाई डी टी और 1 अपॉन ए यहाँ पे। सेम इसी तरह अगर हम इसकी बात करें तो माइनस
1/b dB अपॉन dt। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये क्या आएगा प्लस 1/c dc बाई dt। और अगर हम इसकी बात करेंगे लास्ट वाले की तो ये क्या आपका आएगा प्लस 1/d कंसंट्रेशन ऑफ d अपॉन dt। ओके, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की हमने बात कर लिया। किसी रिएक्शन के लिए वो कैसे डिनोट करना है वो भी हमने यहाँ देख लिया। नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसी एक रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या है? तो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, ये हमने अभी पढ़ा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आया है बाय चेंज इन टाइम, इसी को आप क्या कह रहे हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट यू नो वेरी वेल, मोल पर लीटर होती है। टाइम की यूनिट सेकंड होती है, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकंड। दिस इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अगर this in this reaction, if the reactants are given in gaseous state, then you have to write atm second inverse. atm is the atmospheric pressure because the concentration of gaseous product are atmospheric pressure। ठीक है, तो ये सब आप चीज पढ़ चुके हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखते हैं अपने रेट ऑफ एनी रिएक्शन में कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा। तो चलिए उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ एनी रिएक्शन, दो तरह के रेट आप यहां कैलकुलेट करते हैं फॉर एनी रिएक्शन। एक होता है आपका एवरेज रेट एंड द सेकंड वन इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, तो ये दो तरह के रेट आप यहां पढ़ने वाले हैं। एवरेज रेट की अगर हम बात करें, एवरेज रेट इज द रेट जो क्या है कि किसी एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल में एक बाउंड्रीज में क्या है आप कैलकुलेट कर रहे हैं, एवरेज रेट। एंड इंस्टेंटेनियस रेट इज दैट रेट विच इज कैलकुलेटेड एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। ओके, तो आप किसी एक रिएक्शन आपकी जो है प्रोसीड कर रही है और उस रिएक्शन पे एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट आप अगर उसका रेट वहां जानना चाहते हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट। और एवरेज रेट इज द टोटल रेट बिटवीन कंप्लीट ड्यूरेशन ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो अगर यहां हम बात करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, अच्छा एवरेज रेट में आप कैसे लिखते हैं कि डेल्टा कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और डेल्टा टी, ठीक है, रिएक्टेंट की बात करें, दिस इज अबाउट द एवरेज रेट। और जब आप इंस्टेंटेनियस में बात करेंगे तो इट विल बी स्मॉल डी और डेल्टा, ये मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा है, डेल्टा इज फॉर अ लॉन्ग डिफरेंस। जब आपको डिफरेंस करना है लेकिन वो एक बहुत ही बड़ी यूनिट में है, लेकिन अगर फॉर अ स्मॉल इंटरवल आपको एक डिफरेंस चाहिए तो उसको आप क्या लिखेंगे? डी, डेल्टा उसको डी उसको बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशियल भी पढ़ते हैं इसको आप। चलिए नेक्स्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को बहुत आसानी से समझना है आपको, बहुत ही ध्यान से समझना है। और मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दोनों की करूंगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी रिएक्टेंट की और ये होगी प्रोडक्ट की। तो जब आप रिएक्टेंट की होगी तो ये आपकी जो है इस साइड में आप लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। यहां पे आप लिख रहे हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। एंड एक्स एक्सिस पे आपका टाइम इंटरवल वेरी कर रहा है। ठीक है, अब देखो होता क्या है, कॉन्सेंट्रेशन हम ले रहे हैं। अब मैंने कहा कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन थी जिसकी पहले कॉन्सेंट्रेशन क्या थी? C1। ठीक है, जैसे जैसे रिएक्शन होगी, याद करिए अभी मैं आपको बताया है कि जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती चली जाएगी। समझ आया था ना वो? तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 और उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे हमने ली C2, और आप ये देख रहे हैं कि जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ऐसे डाउन जा रही है, ये देख रहे हैं। चलिए इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि जो प्रोडक्ट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो 0 थी, और जैसे जैसे रिएक्शन आपकी आगे बढ़ती चली गई, प्रोसीड होती चली गई, तो जो रिएक्शन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट है वो बढ़ती चली गई।
तो यहां से बढ़नी स्टार्ट हुई, ऐसे हुई कि नहीं। चलिए अगर हम यहाँ बात करें किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे, यहाँ C1 ये है और ये आपका जो है C2 है, सपोज करिए ये आपका C0 था, यहाँ कंसंट्रेशन जो है 0 थी, ठीक है। चलिए आगे बात करें तो ऐसे यहाँ जो कंसंट्रेशन है वो लास्ट में रिएक्टेंट की क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, इसको लिखे ना लिखे एक ही बात। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि एवरेज जो रेट है, एवरेज रेट में अगर हम बात करें बिटवीन C1 एंड C2, अगर मैं थोड़ा C1 को नीचे ले लिया जाए और C2 को यहां ले लिया जाए, तो यहां आप देखिए आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C1 ये है और C2 ये है, ठीक है। तो डेल्टा अगर हम चेंज इसमें निकालें और टाइम की अगर हम बात करें तो ये T1 टाइम पे है और ये आपकी जो है T2 टाइम पे है, बोलो हाँ है ना, T2 टाइम पे है। तो दिस इज द चेंज इन डेल्टा T एंड दिस इज द चेंज इन डेल्टा C, ऐसे हम इसको लिख देते हैं। तो यहां से अगर हम R एवरेज निकाल लें तो R दैट मीन्स रेट, एवरेज रेट विल बी डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट निकाल रहे हैं तो माइनस यहां लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा आपका फाइनल C1 है पहले, तो ये हो जाएगा C2 माइनस C1 और नीचे आ जाएगा डेल्टा T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए आगे इधर बात करें, अगर हम यहाँ एवरेज की तो यहाँ C1 जो है वो एट ए टाइम T1 है और C2 जो है वो एट ए टाइम T2 है, तो ये आपका हो गया डेल्टा T और इसी प्रकार इन दोनों के बीच का जो है वो आपका हो गया बेटा डेल्टा C, ठीक है। चलिए R एवरेज यहाँ निकालिए, R एवरेज जब यहाँ निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका C2 माइनस C1 अपॉन डेल्टा T2 माइनस T1। अगर C2 की बात करें, C2 एक छोटी यूनिट है, C1 बड़ी यूनिट है, ऑब्वियसली माइनस आएगा, तो वहां पहले से माइनस सीसी ले लेते हैं कि वो क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाए, प्लस हो जाए। यहां हम बात करें C2 जो है वो बड़ी वैल्यू है, C1 छोटी वैल्यू है, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। एट एनी इंस्टेंट की अगर हम बात कर ले, मैं कह रहा हूं एट एनी टाइम T, किसी एक टाइम T पे आप यहाँ कॉन्सेंट्रेशन बताइए, तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन कोई C है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको R इंस्टेंटेनियस में ऐसे लिखूंगा और ये आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे dC/dt। ये चीज समझ आ रही है सबके, इसको मैं लिख रहा हूं dC/dt। सेम इसी तरह से R स्टैंड फॉर एनी टाइम T, मैं कह रहा हूं यहाँ पे लिखा लीजिए T और यहाँ एक जो टाइम इंटरवल है वो है C, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो कैसे निकालेंगे आप, R instantaneous plus dC/dt, then this is the instantaneous rate and this is the average rate। तो ये चीज क्लियर हुई सबके। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी, आपको याद बस ये रखना है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन डाउन होती जाएगी और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अप होती जाएगी।